कहते हैं जब कहानियाँ बन रही होती हैं तो साथ में किरदारों को भी गढ़ा जा रहा होता है। महत्वपूर्ण वो होता है कि आपके किरदारों को कौन गढ़ रहा है। ये आपके मित्र भी हो सकते हैं, या आपके माता-पिता भी हो सकते हैं और आपके अध्यापक भी हो सकते हैं। इसके साथ-साथ वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो शायद आज आपकी स्मृति में स्थान ना रखते हों। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज हम ऐसे ही किरदारों से बातचीत करने वाले हैं। इन किरदारों के नाम निखिल सिंह हैं और प्रतीक नायक हैं, जो कि भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में पहली और 8वीं रैंक लाए हैं। तो आज हम इनके इस सफ़र के बारे में जानेंगे और इनसे रूबरू होंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रतीक साहब एंड निखिल साहब। थैंक यू भैया। तो मतलब हम ये शुरुआत तो करना चाहेंगे, डायरेक्ट चाह रहे थे कि आपसे क्वेश्चन ही पूछें, लेकिन उसके पहले भी थोड़ा कहते हैं ना कि आधार थोड़ा बना लेना चाहिए हर चीज़ का, तो उस पे थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, ये जब फ़ील आता है, आ रहा है कि नहीं, 2 दिन कभी अभी रिज़ल्ट आए हुए हैं, तो फ़ील आ रहा है कि थोड़ा-सा कि हाँ, लग रहा है कि ऑफ़िसर बन गए हैं, या वही चीज़ें भी थोड़ा-सा लग रहा है कि स्टूडेंट लाइफ़ या उससे थोड़ा-सा इधर ये बताइए थोड़ा आप? लगता है मतलब अभी तो थोड़ा उस चीज़ को मतलब सिंक इन होने में थोड़ा अभी टाइम लग रहा है। मतलब खुश तो हैं, लेकिन मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, खुश या थोड़ा रिलैक्स्ड हैं अभी। अच्छा। आप हम तो पहले तो अब 2 दिन लग गए पहले यकीन करने में कि फर्स्ट रैंक हमारी ही है। अच्छा। उसके बाद अब तो थोड़ा-थोड़ा लगने लगा, हाँ, हमारी इतने कॉल्स आ रहे हैं तो लग रहा था हमारी ही है। अच्छा, रिज़ल्ट आया तो उस समय आपकी मतलब यथास्थिति क्या थी उस समय, कि मतलब किसी ने बताया या फिर आपने खुद देखा? उसको थोड़ा-सा बताइए आप। जो हमें तो हमारा रिज़ल्ट इन्होंने ही कॉल करके बताया था। ये तब एक्चुअली हमारे रूम में ही बैठे थे, हम थोड़ा बाहर गए थे। तो इन्होंने हमको कॉल करके बताया, तो जैसे ही हमने सुना तो हमको तो पहले यकीन नहीं हुआ। तो हमने देखा, लिस्ट देखा, जब सबसे पहले इन्हीं का नाम देखा तो हमने दूसरा निखिल ढूँढना शुरू किया। और जब कोई मिला नहीं तो हमने लगा कि चलो यही है। फिर हमने अपना नाम देखा तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा दोनों का नाम देख के लिस्ट में। अच्छा। आप बताइए साहब। हम तो पहले देखे तो पहले हमने ऐसे ही स्क्रॉल किया तो पहला नाम तो हमारा ही दिख गया। हाँ। तो हमने फिर नीचे नीचे जाके देखे कि कहीं निखिल और कोई दूसरा तो नहीं। अच्छा, मतलब पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही हाँ, पूरी तरह फिर से। उसके बाद जब मिल गया, संतुष्टि हो गई कि नाम आ चुका है, तो उसके बाद जो पहला कॉल गया था, वो किसको गया था? मित्र को गया था या फिर टीचर्स को गया था या फिर माता-पिता को? किसको? पहला कॉल तो हमने माता जी को किया था। उसके बाद फिर दोस्तों को बताया, फिर गुरुजन को बताया। हमारे सर थे, हमने उनको बताया। यही सब था। फिर सब धीरे-धीरे सब बात फैलती चली गई। अच्छा। मेरा जो पहला कॉल था, जो मेरी ग्रेजुएशन की प्रोफ़ेसर थी, प्रोफ़ेसर सोनलता मिश्र, उनको किया था मैंने। उसके बाद हमने मम्मी को बताया था, मम्मी पापा से उनके उनके बाद बात की थी हमने। उसके बाद फिर बाकी लोगों को उसके बाद पता लगा। अच्छा, रिज़ल्ट आने के बाद चीज़ें थोड़ा-सा बदल जाती हैं, कि आपको थोड़ा-सा कि अपने आप में किरदारों में थोड़ा-सा वो गहराई नज़र आने लगती है कि हाँ, सिलेक्शन हो चुका है, अब थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना। तो उस प्रकार का कुछ है, अंदर आ चुका है कि हाँ, कि अभी उसी चिल मार के भी चल रही चीज़ें? अच्छा, फ़ोन-वोन भी बहुत आ रहे होंगे इस समय बहुत, बहुत। कि हाँ, हेलो भैया बधाई है, ये सब। तो ये सब अभी कैसा प्रोसेस चल रहा है? अभी तो फ़ोन ही आ रहे हैं। अच्छा। हम तो बहुत लोगों से उसमें मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिनके आ रहे हैं सबसे बात की जा रही है। हुँ। और अभी तो धीरे-धीरे प्रोसेस चल रहा है यकीन करने का। अभी यकीन एक बार हो जाए अच्छे से, फिर तब देखते हुँ। हैं। अच्छा। अच्छा, बेसिकली आप लोग कहाँ से मतलब बिलॉन्ग करते हैं? मैं तो उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से? आप? हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से। जौनपुर से। तो वहीं से पूरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई थी, जौनपुर से। उसके बाद हुँ। हमने ग्रेजुएशन यूपी कॉलेज से किया हुआ था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। अच्छा। हम दोनों लोग साथ ही थे। मेरी भी जो स्कूल एजुकेशन थी वो तो वही गाँव में ही हुई थी। फिर जो ग्रेजुएशन हमारी वो उत्कल यूनिवर्सिटी में हुई थी, और पोस्ट ग्रेजुएशन फिर इन्हीं के साथ हुई थी बीएचयू में। मतलब दोनों लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल गए थे? हाँ, दोनों वहाँ पे? साथ में ही थे। वहाँ से जो है सफ़र चालू हुआ है एकदम साथ वाला? अच्छा। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन में जब आने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहा फिर आईएसएस? अच्छा, ये ग्रेजुएशन में एक चीज़ हमसे छूट गई कि ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स को कहाँ से मतलब अपनाया या किसके द्वारा पता चला, उसको थोड़ा-सा बताइए? देखिए, स्टैटिस्टिक्स मैंने मतलब अपनी पसंद से तो लिया नहीं था। वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में सीट खाली नहीं थी, तो मजबूरी में हमको लेनी पड़ी थी। हम तो चाह रहे थे कि हम फिज़िक्स लें, लेकिन वो मिला नहीं, तो फिर हमको मजबूरी में लेना पड़ा स्टैटिस्टिक्स। क्या बनना चाहते थे फिजिक्स से?
हम तो वही पीएचडी करके कोई लेक्चर या प्रोफेसर वही बनना चाहते थे। तो अब इसमें सिलेक्शन हो गया है तो पूरा आनंदित हैं कि नहीं? आप तो थोड़े मतलब खुशी से ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स्ड हैं हम अभी। कि स्थिरता मिल गई है, अब थोड़ा-सा दौड़ना भागना नहीं हाँ, है। हाँ। कुछ आपको साहब? हमको तो अपने भैया के थ्रू उन्होंने भी यूपी कॉलेज से बीएससी किया था। हुँ, तो उन्होंने हमको बताया कि स्टैटिस्टिक्स इस टाइम काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। हुँ, इसमें काफ़ी काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी चीज़ तुमको सीखने को मिलेंगी। हुँ, साथ-साथ प्राइवेट, गवर्नमेंट सब जॉब्स हैं। हुँ। धीरे-धीरे बताया आईएएस भी एक चीज़ है इसमें, तो वहाँ अच्छा, से फिर जब धीरे वहीं से पता चल गया था कि किस चिड़िया का नाम है आइसस? बस आईएएस पता था लेकिन क्या है ये नहीं पता था। तो बस ये पता था मतलब कि हाँ, गवर्नमेंट सुन जॉब है सुन लिया सुपीरियर था जॉब कि है। हाँ आइसस भी होता है। हाँ, होता है। अच्छा, आपको? नहीं, मुझे तो इन्हीं के थ्रू पता लगा था। जब हम लोग बीएचयू में मिले थे तो इनको देखा, मतलब इन्हीं से जाना कि ऐसे एक जॉब होता है। तो फिर इन्हीं से ही हमने मतलब हमको पता लगा था कि एक ऐसे एक एग्ज़ाम होता है और ये चीज़ उसमें है। दिमाग में बंधा था उस समय कि हाँ तैयारी करेंगे, इसकी करेंगे, उसकी क्या चल रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में? तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तब हमको नहीं लगता कि हम दोनों ही पढ़ाई को लेके सीरियस थे। तो दिमाग में तब कुछ ऐसा सोचा नहीं था। बस हम टाइम बस कट रही थी बीएचयू में हम लोगों की। कट रही थी टाइम मतलब कि मज़े किसे में। पार कर हो जाए। अच्छा, कुछ अपने मित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे उस समय की यादों को लेकर के कि क्या था उस समय क्या चल रहा था? अब तो साथ में ऑफिसर बन गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हम दोनों ही मतलब पूरे सबसे लास्ट लाइन में ही बैठते थे, सबसे कोने में बैठते थे। और क्लास भी हमेशा 15-20 मिनट लेट से ही आते थे। और हमको नहीं लगता कि ना वो सीरियस थे ना हम सीरियस थे पढ़ाई को लेके तब। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने की है वो एमएससी के बाद ही की है। एमएससी बस ऐसे गुजर गया खेलता गुजर हुआ गया। मतलब चल दिया। हाँ साहब, आप बताइए कैसा रहा आपका अनुभव ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का? ग्रेजुएशन तो नॉर्मल ही था। हुँ, ग्रेजुएशन बस हो गया किसी तरीके से। पोस्ट अच्छा। ग्रेजुएशन में मिले तो हम लोग का तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोविड के टाइम हो गया था, तो एक सेमेस्टर हम लोग का था बीएचयू में, साथ थे हम लोग एक सेमेस्टर। हुँ। उसमें तो पूरा मस्ती हुई है पहले। बीएचयू हाँ, का आनंद उठाया गया है। अच्छा। बाकी प्रोफेसर थे तो उनसे सीखने को चीज़ें मिली। हुँ, कुछ-कुछ चीज़ें जैसे हम लोग ने वहाँ से रिग्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स काफ़ी अच्छे से सीखी, अच्छे-अच्छे हुँ, टीचर्स हैं। अच्छा। बाकी वो लेट जाने वाली आदत। हाँ। अच्छा, ये लेट जाने में कुछ रुतबा टाइट वाइट होता था क्या कि मतलब लेट जाएँगे और फिर क्लास में सब लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो है ये लोग पीछे से लेट आ रहे हैं, तो इसमें कुछ मतलब अपने आप को ठोस नहीं, नहीं लगता था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता था। निखिल सुबह उठ ही नहीं पाते थे जल्दी। अच्छा। निखिल के चक्कर में रोज़ लेट होते थे हम लोग। हम लोग पहले जाते थे इनको उठाते थे, फिर इनको लेके क्लास में जाते थे, तो वो हो ही उस जाती थी। चक्कर में लेट उस चक्कर लगने में के 15 चक्कर में। मिनट लेट हो ही अच्छा, जाती किसी थी। टीचर ने बाद में जो है हमका नहीं बात नहीं की, अरे क्या रोज़-रोज़ तुम लोग डकैती कर रहे हो? नहीं, मैम ने काफ़ी डाँटा था हम लोगों को। अच्छा। लेकिन हम लोग आदी हो गए थे उसके, तो उतना दिक्कत नहीं था। हुँ। बाकी हम लोग पहले भी उठ जाते थे, तो ऐसा नहीं था कि पहले पहुँच जाते थे, जाते लेट ही थे। अच्छा, मतलब वो प्रथा कायम रहनी चाहिए। नहीं, नहीं, वो किसी न किसी वजह से लेट हो जाता है क्योंकि आदत पड़ गई चुकी थी हम लोगों की। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था 2 लोगों से, अच्छा। लेकिन ग्रुप 7-8 का हो गया। हाँ, तो अब इस पर बात करते हैं कि थर्ड और फोर्थ पेपर पर, क्योंकि लोग जो है अब इस पर ज़्यादा गहराई से चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें की क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस बताते हैं कि थर्ड और फोर्थ पेपर जो है, थर्ड को बहुत ही ज़्यादा वास्ट माना गया है। तो हम पहले तो ये आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए? देखिए थर्ड पेपर के लिए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आपके नोट्स बने होने चाहिए और आपके नोट्स आपके हिसाब से बने होने चाहिए कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपकी कमजोरी है, उस हिसाब से आपके नोट्स बने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे का नोट्स उठा लें और फिर पढ़ने लगें। तो और आपके नोट्स आपके अपने लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए ताकि वो आपको आसानी से याद रहें। और आप बाद में कभी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें उसमें से तो तब भी आसानी होती है। तो इसलिए उसमें नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी है। अपना नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी है पेपर 3-4 में। ये नोट्स बनाना होता है, लोग कहते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स और टाइम सीरीज़ जो है, बहुत हैवी कभी-कभी लगने लगा हैवी सेंस मतलब ये कि उनको पढ़ना और फिर उनको जो है प्रिपेयर करना अपनी लैंग्वेज में और फिर उसपे न्यूमेरिकल्स जब आ जाते हैं, तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। तो उसको थोड़ा-सा बताइए कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है? पहले तो आपको थर्ड पेपर के लिए आपका सिलेबस पूरा याद रहना चाहिए कि क्या-क्या हुँ, चीज़ें हैं उसमें। फिर बात करते हैं इकोनॉमेट्रिक्स की, तो उसके आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए क्या है। आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, कोई भी फॉलो करिए, दामोदर गुजराती हो गया, कोई भी जो भी आप पढ़ते हो, हुँ। सब बुक अच्छी हैं। आप फॉलो करिए और उसको पढ़िए पहले, अच्छा। उसको पढ़िए एक बार।
और उसके बाद फिर उससे पढ़िए, फिर कहीं से आपको नोट्स मिले या कुछ भी मिले, जैसे सलभ सर के नोट्स, वहाँ से भी पढ़िए और फिर अपना नोट्स अपने वर्ड में बनाइए। फिर उसको धीरे-धीरे करते हुए आप देखें कि आपका नोट्स बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको इसमें काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने हैं थर्ड पेपर में, तो आपके नोट्स 40 से 50 पेज के बीच में होने चाहिए इकोनॉमेट्रिक्स के। 40 से 50? 40 से 50, मेरा नोट्स खुद 40 पेज का था इकोनॉमेट्रिक्स का, लेकिन आपको उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो नहीं लिखी होगी उसमें। अब आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप अपने नोट्स में 10 लाइन लिखेंगे, लेकिन आप अगर वही चीज़ समझे हुए हैं नोट्स को अपने, तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अपने आप वो 10 से 12 लाइन हो जाएगा। तो उसमें ये उतनी बात। दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको अच्छा। पहली बात तो अप्लाइड चीज़ें करनी आनी चाहिए। आपको अप्लाइड करना आ गया, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली है ऐसी नहीं है। जब आप अप्लाइड करना सीख जाएँगे तो आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, वही अप्लाइड की वजह, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स आपको पते होने चाहिए अच्छे से सबके, तो आप अच्छा। धीरे-धीरे कर जाने चाहिए। अच्छा, ये रहता है ना कि इकोनॉमेट्रिक्स को कहते हैं कि लोग हमको कौन सी बुक प्रेफर की जाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और पढ़ने का क्या बेसिक तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना कि जब बुक कहते हैं जी पढ़ा पढ़ा जाए, तो उनको लोगों को ये प्रश्न रहता है कि बुक पढ़ने के लिए तो बोल दिए हैं, लेकिन उस बुक से कैसे पढ़ा जाए, कौन सा कंटेंट निकाला जाए, उसको प्रोसेस क्या किया जाए, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। देखिए, इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सिलेबस को अच्छे से पढ़ना। आप सिलेबस का हर एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। सिलेबस से बाहर का कभी कुछ नहीं पूछता वो। उसके बाद आप एक बुक पकड़िए, जैसे आपने मान लीजिए गुजराती पकड़ी है, तो आप देखिए सिलेबस का एक वर्ड उठाइए, और अगर वो आपको उस बुक में जहाँ से मिल गया उसको आपने नोट्स बना लिया। फिर ऐसे ऐसे करके आप सिलेबस का एक एक वर्ड करके जाएंगे, तो देखेंगे उसमें आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है। लेकिन वो तभी आपको पता लगेगा जब आप सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या वो हमारे आईएएस के हों या फिर जो सीएसई के हों या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हों, वो सब क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सिलेबस के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन इतने मार्क का आ सकता है। तो तब उस हिसाब से जब आप गुजराती करेंगे या फिर उसके एग्जाम्पल्स करेंगे या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप अपने आप से एनालिसिस कर पाएंगे चीज़ों को कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पे अगर उसने ये क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे ये वो पूछ सकता है। तो पढ़ना आपको उसी एक बुक को है, लेकिन उसको अच्छे से शुरुआत से आखिर तक पढ़ना है। जो चैप्टर है उसको ऐसा नहीं कि कोई पैराग्राफ बीच में छोड़ दिया, तो समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस रटते जाएंगे तो फिर इकोनॉमेट्रिक्स आपसे नहीं होगा। आपको समझना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होंगे, आपको समझना पड़ेगा और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे सिलेबस के अनुसार। अच्छा, इसमें ये एक खेल रहता है ना कि राइटिंग का बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि आप लिखते हैं, तीसरा दिन होता है, शुरुआत में तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट अच्छे से बना के लिख सकते हैं। जैसे समय बीतता है, जब समय जा रहा होता है तो दिमाग में टेंशन बढ़ती है, और लंबा पेपर है तो कहीं ना कहीं उसमें सोचने में चला जाता है कि ये छूट गया, ये छूट गया, तो और टेंशन होती है। तो राइटिंग तो हमारी जो है माशाल्लाह हो जाती है। तो उस चीज़ को मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल आ जाता है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट, उसको थोड़ा सा बताइए। पहली बात तो थर्ड पेपर में आपको तीसरे दिन आपका दिमाग में कुछ आता नहीं, जो आपने समझा होगा, जो आपने कहीं लिखा होगा, आपके नोट्स में जो चीज़ें होंगी वही आपको याद हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद राइटिंग उतना मैटर नहीं करता, आप जो चीज़ें लिखें बस समझ में आनी चाहिए, कट पिट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, अच्छी चीज़ें लिखें जो पूछे, यूपीएससी मतलब जो चीज़ पूछे उसको लिखो। ये ना लिखो कि हमने कहीं पढ़ा था ये वर्ड, अच्छा ये वर्ड आ गया तो ये चीज़ है, तो इससे इससे बचें और बहकाने की कोशिश कम करें, जो पूछा है वही चीज़ लिखें, तो आपको ऑब्वियस है कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे अपने आप। अच्छा, पूरा पेपर हो गया था थर्ड पेपर इस बार? हाँ, थर्ड पेपर पूरा हो गया पूरा? था, पूरा हो गया था। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है? नहीं, नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। आपका भी? नहीं, मेरा तो 20-25 मार्क के मुझसे क्वेश्चन छूट रहे थे, लेकिन वो टाइम की वजह से नहीं छूटे थे, मुझे वो क्वेश्चंस आते नहीं थे इसलिए छूटे थे। अगर मतलब क्वेश्चन आ रहे होते तो मतलब वो भी हाँ, छोड़ते, मेरे हो पास जाता। मेरे पास टाइम था उनका। क्योंकि कुछ लोग का ये कहना है कि ना कि जैसे कि ये लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि आप थर्ड पेपर पूरा नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा है। नहीं। क्योंकि मुझे इस बार पैटर्न ये लगा कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी डाल रहा है। तो न्यूमेरिकल्स डालने का मतलब कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी है सॉल्व करने की, तो आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आया कि उस न्यूमेरिकल, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ के जाते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब लोग मानते हैं कि थ्योरी, अब उसमें वो डाल दिया न्यूमेरिकल्स, उसको कैसे मैनेज किया जाए कि न्यूमेरिकल्स पढ़ें या थ्योरी, या मिक्स करके कैसे उसको बनाया जा सकता है, ये बताइए। देखिए, वो जो भी न्यूमेरिकल्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो चाहे गुजराती हो चाहे सलभ सर के नोट्स हों, वो उन दोनों बुक में ही है। बात बस दिक्कत ये है कि आपने उस चीज़ को आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, अपनी थ्योरी पार्ट को पढ़ लिया है, या फिर किसी का नोट्स आपने पढ़ लिया है, तो आपको न्यूमेरिकल वहाँ पे मिल नहीं रहा है।
आप अगर उस बुक को अच्छे से देखेंगे तो आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो गुजराती से बाहर का हो, सब सब उसी में है। तो आपको थ्योरी पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, और जो एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो करने हैं। उसमें सब हर चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, जो मेन चैप्टर है जैसे मल्टीकोनैलिटी, हेटेरोजेनिटी, ऑटो कोरिलेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, या फिर जो ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, यही 6 पढ़िए। यही 6 को आप अच्छे से पढ़िए तो आपको हो जाएगा। जिनको पढ़ना है उनको चार्ट डालिए आप एकदम, उनमें न्यूमेरिकल पूछे चाहे थ्योरी पूछे, आपको रगड़ के निकाल के बाहर लाना है, ये बात है ना। अच्छा अच्छा, इसको ये रहता है ना कि टाइम सीरीज का भी पोर्शन आ जाता है, उसके भी बहुत लंबे चौड़े सवाल आ जाते हैं, तो कभी कभी जो है समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए। तो उस टाइम सीरीज को भी थोड़ा बताइए कि कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। टाइम सीरीज को पहले करने से पहले आप पहले टाइम सीरीज अच्छे से पढ़ लें गुप्ता कपूर से। बाकी टाइम सीरीज मॉडल के लिए आप एक दूसरी बुक प्रेफर करें। नेट पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आप हर जगह से टाइम सीरीज के नेट के कंटेंट, हाँ आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको कंटेंट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे मॉडल के लिए, AR1 मॉडल, ARMA मॉडल, इन सब के लिए आपको अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता है। अच्छा। और हम कहते हैं मॉडल के लिए आप करिए ट्राई कि हमको इन सबको जो जो चीज़ पूछी हुई है उसी को करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपका टाइम सीरीज तो बहुत बड़ा है। एक प्रकार से देखा जाए तो टाइम सीरीज इकोनॉमेट्रिक से भी बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप पहली बात तो आप न्यूमेरिकल धीरे धीरे आपको आने चाहिए। टाइम सीरीज के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे हैं आपके CSC में पूछे हों, IFS में पूछे हों, ISS में पूछे हों, आप देखेंगे 2010 से पहले काफ़ी न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, आपके पास एक कंटेंट हो जाएगा न्यूमेरिकल का, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स उठाइए और उसको करने की कोशिश करिए। इसके लिए आपकी बेसिक थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। थ्योरी आपकी अच्छी नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल कभी मेन नहीं खेल है बेसिक का, कि अगर आप बढ़िया से थ्योरम्स पता है और बढ़िया से उसकी जो है परिभाषा डेफिनेशन पता है, लगाने का तरीका पता है, तो आप जो है टैकल कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, ये रहता है ना कि पढ़ते रहें, या फिर लोगों को ये मन में आता है कि थर्ड पेपर के साथ साथ और हम जो पेपर्स हैं उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम कि लोग कहते हैं कि हम थर्ड पेपर पढ़ेंगे, अगर कुछ और पढ़ने लगे थर्ड पेपर भूल जाते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं कि थर्ड पेपर के साथ और पेपर्स कैसे? नहीं, थर्ड पेपर के साथ आपको बाकी भी पेपर्स करने चाहिए। अगर आप थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं तो बाकी पेपर्स एकदम पढ़िए मत उसको, लेकिन फर्स्ट सेकंड पेपर आपके डेली 20 से 30, आप जितना कर सकें 30 से 40 इतना क्वेश्चंस आपके फर्स्ट सेकंड पेपर के मिला के होने चाहिए। इससे आपका है कि इंटरेस्ट आपका हटेगा नहीं, आपको मज़ा भी आएगा। फर्स्ट सेकंड पेपर करने में तो मज़ा ही आता है क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं मतलब जो होने चाहिए, और बाकी आप उसके साथ पढ़ेंगे फिर थर्ड पेपर तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो थर्ड पेपर अकेले पढ़ेंगे तो फिर भगवान ही मालिक हैं। उसके लिए तो फिर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं हम फोर्थ पेपर पर। 6 सेक्शन होते हैं, 2 चुनने होते हैं। तो इस पर थोड़ा सा लोग कहते हैं कि हमारी थ्योरी बहुत अच्छी है या फिर हमारा न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर चुनना हो किसी को, तो उस हिसाब से 2 पेपर आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको थ्योरी के हिसाब से, या अगर न्यूमेरिकल है तो उसके हिसाब से क्या चुनने चाहिए? देखिए अगर किसी का न्यूमेरिकल पार्ट अगर अच्छा है तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक मल्टीवेरिएट तो सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए, और दूसरी जो चॉइस होनी चाहिए वो डिजाइन होना चाहिए। हमको लगता है इन 2 पार्ट स्पेशली मल्टीवेरिएट में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर आपने सही से समझा है और प्रैक्टिस किया क्वेश्चन तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसमें एक रिस्क भी रहता है कि अगर आप गलत करते हैं तो फिर पूरे गए आपके, फिर उसमें मार्क भी बहुत कटते हैं उसमें, तो ये उसमें रिस्क रहता है। और थ्योरी के लिए हमको लगता है कि जो डेमोग्राफी वो वाला, और एसक्यूसी तो हमारा था नहीं, हम अपने दोस्तों से सुन के ही बता रहे हैं, तो ये 2 हमको लगता है कि सही हैं। अगर वो लेना हो क्वेश्चन के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? थ्योरी के हिसाब से तो आप वैसे आपका था क्या? मेरा तो मल्टीवेरिएट और वाइटल स्टैटिक्स था, डेमोग्राफी मतलब मिक्स था दोनों, मिक्स कि था। एक थ्योरी वाला पोर्शन, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है बेस्ट कि कॉम्बिनेशन। आप एक अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है तो आप जरूर करिए, थोड़ा सा लोड कम हो जाता है लोड कम हो कि जाता है। चलो लिख रहे हैं इस बार, फिर अगले क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे कि कौन सा आपको बेस्ट रहेगा? बेस्ट तो आप जो आपको अच्छा लगे वो बेस्ट है, जो आपको आता हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो तो सबसे बेस्ट है। अच्छा। आपको बस, लेकिन अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप बस ये कर सकते हैं कि मल्टीवेरिएट ले सकते हैं। मल्टीवेरिएट और एसक्यूसी का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मल्टीवेरिएट वाइटल स्टैटिक्स का ले लीजिए, दोनों बेस्ट हैं। लेकिन आपको मल्टीवेरिएट के लिए आना चाहिए न्यूमेरिकल्स, और आपके मैथमेटिक्स अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आपका गलत हुआ तो फिर गलत हुआ। तो अच्छा, उसमें मल्टीवेरिएट में से ये वेक्टर का चिन्ह लगाने में, कहीं डैश लगाने में, कहीं ट्रांसपोज लगाने में, ये सबसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दबाजी में, चक्कर में। तो
इनको प्रैक्टिस से ही हम बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस कि इसके लिए कितनी बार आप माइंड को सेटअप कर रहे हैं या कितनी बार कर रहे हैं तो बिल्कुल। ये उससे आएगा। अच्छा, एक ये रहता है ना कि थर्ड और फोर्थ पेपर को करते समय टाइम मैनेजमेंट का बड़ा खेल आ जाता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन, क्या इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाए थे आप लोगों कि पेपर करते रिटर्न करते समय उस समय कि इतने समय में ये पोर्शन हमारा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, इस प्रकार से था कुछ? हाँ, ये तो स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हुँ, हैं तो आपको ये मस्ट है कि आप जो मार्क्स ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं हुँ, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने हैं। और हुँ, जो एक 10 मार्क्स थर्ड पेपर में तो एक 10 मार्क्स का आता है और बाकी 2 15-15 मार्क्स के रहते हैं। तो आप हुँ, 15 मार्क्स में 6 से 7 मिनट जितना आपका बन सके और उसमें 5 से 6 मिनट दीजिए। ऐसे आप टाइम दीजिए और आप कोशिश करिए कि उसमें बहुत चीज़ें नहीं लिखनी है। जो चीज़ पूछे आप बस उसको लिख दीजिए 1 पेज में, और 1 पेज लिखने में 5 मिनट इनफ लगता है हमको। हुँ, और अगर न्यूमेरिकल पूछ दिया या प्रूफ पूछ दिया तो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। एक अगर आपको आते हैं, हुँ, आपको नहीं आते तो आपको आधे घंटे ले लीजिए, लिखते हुँ, रहिए। तो फिर ये चीज़ है, आपको बड़े टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपको थर्ड फोर्थ पेपर में नंबर चाहिए तो हुँ, टाइम मैनेजमेंट चाहिए आपको। हो सकता है। हुँ। अच्छा, इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना मतलब चाहिए कि, या क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बड़ी वो हो जाती है चीज़ें कि आपको जो है लिखना ही है, 2 घंटे का ब्रेक मिलना है उसमें। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए, मैं मतलब पर्सनली अपना बात करूँ तो मैंने तो शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अच्छा। जैसे सैंपलिंग, इकोनोमेट्रिक्स और टाइम सीरीज़ के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि जैसे आप इन्होंने जैसे बोला कि सबसे पहली बात तो नोट्स ही आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको कॉन्साइज़ कर रहे हैं तो उसमें वही चीज़ रहनी चाहिए जो आपको नहीं आती। ऐसा कई बार हम होते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स में भी फालतू चीज़ें लिखने लगते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स बन गया है 20 पेज का, तो फिर वो कुछ मतलब नहीं उस चीज़ का। तो जैसे हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का शॉर्ट नोट्स 5 पेज में ख़त्म था, तो उसको आप कभी भी 1 घंटा टाइम मिला आपने उसको कितना ये शॉर्ट नोट्स कितने? 5 पेज? 5 पेज में, सिर्फ़ 5 पेज 5 का पेज में, हाँ। हमारा शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स था। उसमें हमने बस वही लिखा था जो स्टेप हमको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आते थे कि यहाँ पे ये प्री मल्टी हाँ, ये ये चीज़ नहीं आ रही है, हुँ, वो हाँ, नहीं आ रही है, हाँ, ये ये चीज़ मल्टीप्लाई करना है या फिर ये डिवाइड करना है, इस टाइप की चीज़ें, हुँ, या फिर यहाँ पे इन्वर्स लेना है, इस टाइप की चीज़ें बस लिखी थी हमने। तो हमारी पूरी इकोनॉमेट्रिक्स 5 पेज में ख़त्म हो गई थी। तो हम वो इस उससे हमको बहुत हेल्प होती थी, स्पेशली एग्ज़ाम से पहले दिन या कभी भी हम उसको कम टाइम में रिवाइज़ कर सकते थे। 1 घंटा टाइम मिला, आप एक पार्ट रिवाइज़ कर लीजिए। और जो पार्ट आपका वीक है, जैसे हमारे सैंपलिंग उतना अच्छा नहीं था और हम तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की है उसमें, तो उसके लिए आपका शॉर्ट नोट्स बनाना हमको लगता है कि वो फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि अब सैंपलिंग का नोट्स आपका मान लीजिए 50 पेज का है, तो आपका मन नहीं करेगा उसको डेली रिवाइज़ करने को। लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर बना होगा तो चलो कुछ नहीं तो उसको तो रोज़ देख ही ले रहे हैं। 5 पेज पलट तो के चाय पीते समय, हाँ, बिस्किट तो जैसे वो खाते हेल्प करती है और हम सैंपलिंग के लिए रोज़ करते भी थे। और बाकी जो दिक्कत आती थी वो इन्हीं से पूछते थे सैंपलिंग। निखिल भैया से पूछते निखिल थे। हाँ। भैया अच्छा, बड़े हैं या छोटे हैं ये? छोटे हैं। बराबर हैं तो वो तो मतलब ये अच्छा। बड़े हैं, हम बड़े हैं इनसे। भैया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, खैर आते हैं फर्स्ट पेपर पर। फर्स्ट और सेकंड जिसमें कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी बड़ा रोल रहता है कि अगर इधर से ज़रा सा इधर 5-10 मिनट का खेल बिगड़ा, समझ लीजिए पूरा पेपर का खेल बिगड़ जाता है। तो फर्स्ट पेपर से शुरुआत करते हैं। क्या स्ट्रेटजी रहती है अलग-अलग? फर्स्ट पेपर के लिए तो पहली बात आपको हार्ड वर्क, नो हुँ, रिप्लेसमेंट। फर्स्ट पेपर के लिए हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा। आप जितना न्यूमेरिकल्स कर पाएँ उतना न्यूमेरिकल्स करिए। हुँ, जहाँ से आपको मिले वहाँ से उठाइए। हुँ। गुप्ता कपूर पढ़िए आप। गुप्ता कप अभी तो बहुत लोग सोचते हैं गुप्ता कपूर क्यों पढ़े? हाँ, हाँ, प्रश्न लेकिन उठता है कि लेकिन गुप्ता कपूर में जो चीज़ें हैं वो कहीं नहीं है। लोग आपको कहते हैं कि हाँ, अलग-अलग बुक्स पढ़ेंगे, अलग-अलग दिमाग स्ट्रैटेजी आएँगी, हाँ। उससे अलग-अलग प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपका हाँ। बेसिक्स गुप्ता कपूर से ही क्लियर होगा। उसके हुँ, बाद आप क्या करिए गुप्ता कपूर की पहले तो एग्ज़ाम्पल्स आपको आने चाहिए, रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। फर्स्ट पेपर के लिए रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए गुप्ता कपूर के जितने-जितने। हुँ, और उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज़ करिए। सब क्वेश्चन एक्सरसाइज़ नहीं करना है, हुँ, जिसके हिंट दिए हुए हैं या हुँ, जिसके आंसर दिए हैं, वही सब अच्छा। क्वेश्चन्स आपको करने हैं। और आपको हुँ, क्वेश्चन करने के साथ-साथ उस क्वेश्चन आना चाहिए कि हम बस वही क्वेश्चन नहीं करें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड या वो एक क्वेश्चन जैसे आप ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर करते हैं, हुँ, तो एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं उससे। एक ऑप्शन से जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसके आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अच्छा। तो बस एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं इसके 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन सही हुआ बाकी 3 से कोई मतलब नहीं। तो हाँ, उससे आप क्वेश्चन फिर अगर देखिए कहीं भी देखेंगे उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अच्छा तो वो हाँ, छूटे हुए जो 3 छोटे होते ऑप्शन हैं हैं। उनसे रिपीट होते हैं। हाँ, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। और आप कंप्यूटर के लिए ई बाला गुरुस्वामी सब जानते हैं। हुँ, हाँ, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी।
न्यूमेरिकल एनालिसिस सबका अच्छा नहीं होता है। ये हम बात तो है। बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो हमको न्यूमेरिकल एनालिसिस थोड़ा आता था। थोड़ा नहीं, पूरा अच्छी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आप एससी सक्सेना पढ़िए, उसके एक्सरसाइज करिए, एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज। और जो वहाँ तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, आपको लंबे क्वेश्चन नहीं करने, आपको खुद क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे जीरो से दिया हुआ बहुत बहुत लंबा लंबा लिमिट दिया रहता है, तो आपको जीरो से दो, दो से चार करके आपको खुद अपने से क्वेश्चन बनाइए और फिर उसको करिए। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स का इसमें भी मतलब ये रहता है ना कि शॉर्ट नोट्स बनाना या फिर उसकी भी स्ट्रेटजी तैयार करना, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जैसे निखिल ने बोला कि इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो है आपके हार्ड वर्क, और आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, कितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कर पाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने से आपको ये समझ में आया कि अब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और अगर आपको कोई नई नई चीज़ मिले, अगर कोई कॉन्सेप्ट नए तरीके से पूछा गया है, तो आप उसको नोट में उठाएं। तो इस तरीके से आपकी एक कॉपी बननी चाहिए, तो उसमें वही चीज़ें होंगी जो आपको नहीं लगी थी या जो आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, और एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवाइज करें। वरना जो चीज़ें आप आती हैं आप उनको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, वो तो आपको याद है, उसको रिवाइज करने का क्या मतलब है। और दूसरी बात जो इन्होंने मतलब काफ़ी सही बोली कि हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग ऑप्शन को देखते नहीं। क्वेश्चन देखा, ऑप्शन आया, हमको टिक कर दिया, चले गए, बाकी 3 ऑप्शन देखे नहीं। उसी 3 ऑप्शन से आपको और क्वेश्चन निकालने हैं कि अगर ये पूछा तो इस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ना कि हम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लेकिन उसी में घुमा के पूछता है। तो वो तभी होगा जब आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन के लिए कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला गुप्ता कपूर एनफ है, बहुत लोगों का अभी गुप्ता कपूर तक याद है, हम लोगों को अभी गुप्ता कपूर पूरा याद नहीं है। तो वो रहता है क्योंकि एग्जाम्पल हैं, इतने एक्सरसाइजेस हैं और नए नए टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए। और हमको लगता है कि जब आप पेपर ऑन करते हैं, तो आप कौन सा पार्ट पहले करते हैं, ये एक काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। जैसे इनका न्यूमेरिकल एनालिसिस सही था, उसके बाद भी कंप्यूटर पहले अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि उससे एक होता है कि आपको ये मिल जाते हैं, हाँ 10 मिनट में हमारे इतने क्वेश्चन चलो सही हो गए, तो इतने मार्क तो हमारे सिक्योर रह गए हैं। तो वो आपको फिर पूरा पेपर 1 अच्छा करवा देगा, फिर पेपर 1 अच्छा हो तो फिर पेपर 2 सही होगा, फिर पेपर 3-4 सही होंगे, तो पेपर 1 हाँ वो रहती है। तो आप एक चीज़ को पकड़ें, पेपर 1 को हम बोलें कि अलग अलग हिस्सों में बांटें। इसी में बोले कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर, ये ना सोचे कि हमको पेपर 1 पढ़ना है। पेपर 1 में बहुत चीज़ें हैं, तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। देखिए आपका कौन सा पर्टिकुलर पार्ट खराब है आपका। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पेपर 1 खराब है, हो सकता है आपका लिमिट थ्योरम ना आता आपको, या फिर आपको कंप्यूटर ना आता हो, या फिर कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क्स ना आता हो, या फिर टोपोलॉजी ना आती हो। ये नहीं हो सकता कि पेपर 1 खराब है। अगर आपको लगे कि पेपर 1 खराब है, तो फिर उस चीज़ का कोई सोल्यूशन भी नहीं है, फिर कौन आपको क्या पढ़ा बहुत सकता है। मास्टरी किए हैं पेपर जो है फर्स्ट में, है ना? इतना जो है। अच्छा, ये बात हमको बहुत सही लगी कि आपको जो है पूरा पेपर में ये देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रांग पार्ट पार्ट क्या है और वीक पार्ट क्या है। तो ये वीक पार्ट, जो स्ट्रांग पार्ट है उसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, जो वीक पार्ट है उसको आप कस के काम करना पड़ेगा आपको उस पे, ये बात है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस या कंप्यूटर का पार्ट रहता है उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे 40 नंबर है, लास्ट टाइम देखेंगे, 2 महीने में जो है एक महीना न्यूमेरिकल एनालिसिस और 1 महीना कंप्यूटर, दोनों को है जो समेट देंगे। लेकिन समेटने के चक्कर में फिर वो रायता फैला देते हैं। तो इसको थोड़ा सा बताइए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि लोग रैंडम वेरिएबल ही पढ़ा करते हैं, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस, इतनी थ्योरम्स हैं उसमें खो जाते हैं। तो इसको कैसे आप इम्पोर्टेंस मतलब मानते हैं इसको, ये बताइए। देखिए आप पहली बात तो 100 नंबर्स के न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर्स आते हैं। 100 नंबर्स के आपके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल मेथड आते हैं। तो आप तो 100 नंबर इसी को दिए जा रहे हैं, वो 100 नंबर कहाँ गए? और वो 100 नंबर आपको अगर आपको आते हैं तो आपको उस 100 नंबर्स में आपको 60-70 नंबर तक बहुत आराम से मिल सकते हैं, 70-80 नंबर तक अगर आते हैं और आपने उसमें मेहनत की है। इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं पूछता, वो पूछता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वही रिपीट करता है। हाँ, कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको नहीं आती, हमको भी कंप्यूटर आती नहीं थी, लेकिन हमने उस पे कोशिश की थोड़ा। तो हम पहले तो हम उसके 5, 6, 7 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत हो जाते थे कि हम इतना कर लेंगे तो बहुत है। लेकिन हमने उसको धीरे-धीरे बढ़ाया
अब 13-14 क्वेश्चन तक तो हम कर लेते हैं उसके। आप उसमें मेहनत करिए कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। कंप्यूटर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस ये आपको डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट पेपर किधर जाएगा, हाँ, क्योंकि ये आपके फर्स्ट पार्ट तो सबको आता है। उस 100 नंबर में 60-70 नंबर पाना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कोई खास बात नहीं है, वो तो सब ले आते हैं 60 तक। इधर नंबर खराब करते हैं आपको। ये बात अच्छा। सेकंड पेपर पर बात करते हैं। अच्छा, इसके शॉर्ट नोट्स कैसे मतलब तैयार करें, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी जो है चीज़ें रहती हैं, तो उसको कैसे किया जाए ये पहले तो बताइए। आपको एग्ज़ाम पेपर आप एनालिसिस करिए। हम्म, आप ट्राई करिए पेपर से कि गेस करने की कोशिश करिए कि अगले साल मतलब कुछ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आपको आना चाहिए कि 1-2 क्वेश्चन आपके जो गेस हुए हैं आप सोचिए ये आएगा, हम्म, तो एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मतलब आ अच्छा। गया और अब वो क्वेश्चन आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सोचिए कहाँ चला जाएगा आपको पेपर हम्म, करते वक़्त। और 60 अच्छा। नोट्स तो मस्ट है फर्स्ट पेपर के लिए। इसमें कोई हम्म, आपको 60 नोट लिखिए और 40 30-40 पेज जितना भी बने सारे रिजल्ट्स लिखिए। जो एग्ज़ाम्पल गुप्ता कपूर के आपको नहीं आते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। बहुत अच्छा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, गुप्ता कपूर के जो नहीं आ रहे हैं उनको याद कर याद लीजिए। करना हमको है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी बहुत ये अच्छे आप से। लोग ध्यान दें कि गुप्ता कपूर के अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये रैंक वन के द्वारा कहे जा रहे हैं कि आप ये मतलब ये स्ट्रेटजी भी है, एक प्रकार से साइकोलॉजी है, खेल सकते हैं आपकी, बढ़िया है। नहीं, और याद किए भी जा सकते हैं। ये भी याद है। करना पड़ता है जी। उसमें, हाँ, तो उसमें छुपाने वाली कोई बात कोई नहीं कोई कि बात याद नहीं नहीं है। करना हाँ, पड़ता। प्रोबेबिलिटी तो हमको आती नहीं थी बहुत अच्छे से। जो हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन है वो आ जाते थे। लेकिन जो एप्लीकेशन पे पूछते थे बेस वो मेरा शुरू से ही बहुत वीक पॉइंट था प्रोबेबिलिटी। बस अच्छा। प्रोबेबिलिटी और उसमें कुछ नहीं, बस हम्म। प्रोबेबिलिटी जो अच्छा, प्रोबेबिलिटी भी लोग बहुत चाटे रहते हैं कि हम ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, वहां आता तो धुआं हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना घुमा के दे देता है कि प्रोबेबिलिटी में समझ नहीं पाते हैं कौन सी चीज़ है। टाइम भी रहना चाहिए ना आपको। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 3 से 4 मिनट होने चाहिए। एक हाँ, प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल पहले क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, फिर अप्लाई करना आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको करने के लिए 3 से 4 मिनट होने चाहिए। इसलिए तो प्रोबेबिलिटी के कभी-कभी 6 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी-कभी 1 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी-कभी 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अच्छा, 6 क्वेश्चन पूछते तो उसमें तो हमको 2-3 3-4 तो आते थे, लेकिन 2 नहीं आते थे। तो अच्छा। उस 2 के लिए हम बहुत परेशान नहीं हुए क्योंकि 80 क्वेश्चन हैं। हम्म, हम 60 भी अगर सही कर ले जाएँ तो हमारे बहुत मार्क्स होते हैं, 150 तक लगभग मार्क्स होते हैं, लेकिन उतने आते नहीं हैं किसी के फर्स्ट पेपर में। हम्म। तो उतना 2 1-2 क्वेश्चन के लिए उतना ध्यान नहीं देना, जो आपको आता है उसको अच्छे से आना चाहिए बस, जितना आता है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट का बड़ा खेल रहता होगा बहुत, बहुत। कि अगर कॉन्सेप्ट वीक है आपका, हुँ, तो फिर मतलब नए क्वेश्चंस आप टच नहीं कर सकते हैं। हुँ। तो इस आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे कॉन्सेप्ट, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना कि चीज़ें हमको आती हैं, क्वेश्चन लगातार आप बार बार वही कर रहे हैं तो वही नज़र में आएगा, लेकिन आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, हिल तो वहाँ जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जब पता नहीं रहेगा, तो उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चीज़ में। कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप हम्म, बार अगर गुप्ता कपूर या जो भी बुक आप जो गुप्ता कपूर नहीं, जो भी आपका बुक अच्छे लगे, उसको पढ़िए और उसको जब पढ़ेंगे बुक, एक बार में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। 2 बार में आपको चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ में आएँगी। हम्म, अब पहली बात तो आपको जो थ्योरी दिया हुआ है, तो वो थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। रिजल्ट्स रिजल्ट्स की मतलब आपको याद रहने चाहिए। याद बिना होना रिजल्ट्स चाहिए। के स्टेट फर्स्ट पेपर में कुछ होने वाला नहीं है। आपको हम्म, रिजल्ट्स याद हैं, तो आप अपने क्वेश्चन कर ले जाएँगे। और कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो उससे सोचिए कि हाँ, इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें पूछ सकती हैं। एक जैसे कभी-कभी वेरिएंस पूछ दिया, हम्म, तो उससे और क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपसे बीटा 2 की भी वैल्यू पूछ सकता है उससे रिलेटेड। तो हम्म, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए कि हमको वेरिएंस पे ही बस नहीं रुकना है। एक एग्ज़ाम्पल है कि हम्म। आपको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। जी, अच्छा, आते हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर के स्टार्ट करते हैं इससे, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से। उसमें लोग उसी जैसे कंप्यूटर और इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस को हल्के में लेते हैं, उसको ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन रहते हैं, वही जो है आपको अंदर करता है और बाहर भी बाहर करने में भी सक्षम रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐसा नहीं कि खाली आपकी रिटन के लिए इम्पोर्टेंट है। वो एक है कि आप ओवरऑल जो आप जो काम करने वाले हैं आप उसको अच्छे से समझें। और ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स में वही बात बोली जो हमने कंप्यूटर के लिए बोली थी कि और अगर आप ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स में अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं और मान लीजिए आपने 20 से 15 क्वेश्चन आपने कर दिए, तो आपके कुछ मार्क्स तो ऑलरेडी रह चुके हैं, आपके 40 मार्क के आसपास आपने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। तो वो फिर आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो हम तो कहेंगे और उसमें कितना टाइम लगेगा, अगर आपको आते हैं तो आप 15 क्वेश्चन शायद 10 मिनट में कर देंगे। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पेपर 2 में अच्छा स्कोर करने के लिए ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स, जिन पे इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, हमने भी काफ़ी किया था। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या सोर्स क्या रहा? सोर्स तो वही कि जो मौसपी की जो साइट्स है उसी से हम लोगों ने नोट्स बनाई थी, उसी साइट देख के मतलब आप को साइट खोलिए और आप उससे मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप अगर सोचें कि यार साइड में 4 पेज की चीज़ें हैं, आप उसको नहीं पढ़ेंगे और
कुछ शॉर्टकट निकल जाएगा तो वो तो निकलने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मौसमी साइड से बाहर का हो। आप हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और ज़्यादातर चीज़ें वो फ्रंट पेज में ही रहती है। लेकिन अब उसी को पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, इतना बड़ा बड़ा 4 पेज 5 पेज का है, तो दिक्कत, बच्चे फिर उसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आपको उसी को पढ़ना है, उसी से आपका एक नोट बनना चाहिए, और वही आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्योंकि ये कहा भी जाता है ना कि जब चीज़ें आपको बाकायदा पता है, स्पेसिफिक पता है कि वो चीज़ें आपको करनी है, तो उसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी होती कि ज़्यादा सर्च करना हो आपको चीज़ें। अच्छा, बात करते हैं, इधर आते हैं कि ये टेस्टिंग और कंसिस्टेंसी और इन सब पर भी, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको अगर रिजल्ट्स पता है, कभी कभी उसमें थ्योरम के रूप में दे देते हैं आपके ऑप्शंस, तो इसको कैसे आप देखते हैं कि ज़्यादा चीज़ें पढ़नी चाहिए या फिर समझनी चाहिए, या फिर चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हों या फिर रटा होना चाहिए, तो आप उसको थोड़ा सा बताइए। सेकंड पेपर में आपको रटा नहीं होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम्म, सेकंड पेपर में बहुत रेयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम्म, उसमें क्वेश्चन वैरायटी काफ़ी अच्छी, और हम्म, अच्छे क्वेश्चंस अब यूपीएससी अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करती है एग्जाम के लिए। हम्म, पहले तो गुप्ता कपूर से सीधे सीधे आ जाता था, अब आपको सीधे सीधे कुछ नहीं मिलने वाला है सेकंड पेपर में। हम्म, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स है नहीं, जितने भी रिजल्ट्स हैं वो याद रहने चाहिए, मिला जुला के 20-30 रिजल्ट होंगे, वो आपको याद रहने चाहिए, और आपको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। अब अच्छा, वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हम्म, आप धीरे धीरे लगाएंगे, एक बार में 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। आपको कम अच्छा। से कम 1-2 महीने लगाइए, फिर सेकंड पेपर में जो मज़ा आता है वो किसी पेपर में नहीं आता है। हाँ, ये बात तो सेकंड है। पेपर की एक अच्छा, खासियत एक है। आप हम टोकेंगे, आपने कहा कि क्वेश्चंस लगाने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये क्वेश्चन का भंडार आएगा कहाँ से? क्योंकि 90 तुले क्वेश्चन रहते हैं, इसके गुप्ता और बीके कपूर जैसे आप लोग बता रहे हैं, आप क्वेश्चंस कहाँ से लेके आएंगे, इसको बताइए थोड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम लगाते लगे वही क्वेश्चन, वही नहीं लगा, बार बार नहीं लगाते, मन उबता है, क्या करें, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, मिलते हैं तो उसको जो है हम कैसे हल, क्योंकि जब क्वेश्चन सामने होता है और उसका उत्तर नहीं होता ना, तो फिर और लगाने का मन नहीं करता है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, क्योंकि नए क्वेश्चन भी होने चाहिए और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए एक तो गुप्ता कपूर हो गया आपका, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो गए। फिर रोहतगी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीके रोहतगी जो बुक है, उसमें वो इन्फ्लुएंस के लिए बहुत काफ़ी अच्छी है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गुण गुप्ता है आपका, और उसके बाद जो एक केसला बज्जर जो एक बुक है, ये 4 बुक है। तो अब आप इन चारों बुक को पूरी तरीके से एग्जाम्पल एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद अगर आप फिर से करना चाहें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यही 4 बुक ख़त्म नहीं होती, तो यही यही क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ नया क्वेश्चन करना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जितने क्वेश्चंस आए हैं, हमको नहीं लगता कोई बहुत क्वेश्चन इन चारों बुक में से बाहर का होगा, वो इन्हीं चारों बुक में से ही है। लेकिन अब आप अगर एक बुक करते हैं तो 2 को छोड़ देते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे अब इस बुक को दोबारा क्या करें। तो अब अपन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, तो उस पे आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करने हैं। तो आप पहले इन 4 बुक को ख़त्म कीजिए, देखिएगा आपका एक बेस बन जाएगा इन्फरेंस और हाइपोथेसिस में, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर आप कोई बुक पढ़ें या कहीं से आप क्वेश्चन करें, जैसे जाम के क्वेश्चन कर सकते हैं, गेट के क्वेश्चन कर सकते हैं, सीएसआर नेट के क्वेश्चन हैं, जो सीएससी के पेपर होते हैं उसमें पेपर 1-2 के भी तो क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। आईएफएस में इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन तो यही सब हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो इसी सबको करना है, बस कुछ मतलब नया नहीं करना है। अच्छा, मतलब ये है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आप ज़्यादा कर भी सकते हैं और नए क्वेश्चन को आप उठा, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है हल वाली, कहाँ से मिलेंगे सोल्यूशंस, क्योंकि ये रहता है ना कि मान लीजिए हम गेट के उठाएंगे, आईआईटी के उठाएंगे, तो उसके सिर्फ वो आंसर शीट दी रहती है, ए का ए, बी का सी, वो सोल्यूशंस कैसे मिलेंगे, वो चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करती है लोगों को। आप इसके पास है कुछ सोल्यूशन आपके पास? आप सॉल्यूशंस के लिए, अगर आप चाहते हैं आपको सॉल्यूशंस मिले हाँ, रियलिटी में, तो हाँ, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कैसे? आप सर्च करिए नेट पे, चैट जीपीटी है, आप वहाँ सर्च करके देखिए। अगर वहाँ से नहीं अच्छा, मिल रहे हैं तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगता जो आपको इंटरनेट से प्रोवाइड नहीं हो सकता। जो भी क्वेश्चन है, हमको तो आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसके रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स या सॉल्यूशन के स्टेप्स हमको मिले नहीं हो। और कोई सब क्वेश्चन जो देते हैं वो लोग कहीं ना कहीं बुक से ही रहते हैं। अब वो अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, आप भाषा का खेल रहता है हाँ उसे कि हाँ बुक से, आपको जो है हाँ उलट के दे देगा, फिर आप घूमते रहिए। आप वो सर्च करिए वो बुक एग्जैक्ट कहाँ है, भाषा आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं वो मिलेगी। वो नहीं नहीं मिलेगा। मिले, उस बुक को ढूंढना ही मतलब बड़ी बात है। बड़ी अगर बात बुक आपको मिल गई तो फिर अगर आपने डीप एनालिसिस किया हुआ है जी तो आप
आसानी से पिक कर पाएंगे। अच्छा, चलते हैं जीएस की ओर। जीएस में ये मुस्कुराहट कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मुस्कुराहट पर? देखिए जीएस तो निखिल की काफ़ी अच्छी थी ही, और निखिल से ज़्यादा अच्छी हमारी थी जीएस। नहीं, हमने जीएस का नाम लिया, वैसे आप मुस्कुरा दिए। तो जीएस एक्चुअली हम दोनों का ही उतना अच्छा नहीं था, मतलब काफ़ी काम करना पड़ा था हमको जीएस पे। तो अगर आप एक मतलब जो क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आप उनको देख के करेंगे, अगर और नेट में तो जीएस के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आईएएस की कोचिंग है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इवन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं तो उससे भी चीज़ें हो जाएंगी। हमने तो वही किया था, बाकी इन्होंने भी लगभग वही किया होगा जीएस के लिए। आप क्या मानना चाहते हैं कि इनका जीएस स्ट्रांग है? क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बी अ सीरियस नोट, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे करंट अफेयर्स का रहता है कि लोगों को अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ बनी रहती हैं कि करंट अफेयर्स में पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या नहीं पूछेगा। क्योंकि रहता है ना कि साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना है, इतने सारे फैक्ट्स रहते हैं, इतने सारे जो है डेट्स रहती हैं, उनको कैसे या करंट अफेयर्स को हम एक कैसे लगातार उसके टच में बने रह सकते हैं, इसको बताइए। और कैसे उसको बाकायदा लिख कर प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हमने बहुत कोशिश नहीं की थी, लेकिन हमने 2-4 चीज़ें उसके लिए की थी। दृष्टि आईएएस की साइट है, आप वहाँ से जाइए, वहाँ करंट अफेयर्स के वीक में 10 क्वेश्चन देते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अच्छा। और उसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आपको आंसर खुद प्रोवाइड करते हैं, और आपको न्यूज़ जानने रहें, बस आपको पता रहना चाहिए न्यूज़ में ये चीज़ चल रही है। हम नहीं कहते आप 100 याद रहना चाहिए, लेकिन आप कभी ना कभी देखे रहेंगे और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ क्या है, कि पूछा क्या, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा पूछा क्या है। तो आप वहाँ से हम वहाँ 10 क्वेश्चन आते थे, उस 10 क्वेश्चन को अच्छे से करते थे, और उन 10 क्वेश्चनों में भी हमको सब क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि जो अपने यूपीएससी में आईएएस में पूछता है उसको देखिए, आपको अच्छा। आईएएस की तैयारी नहीं करनी है इसके लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, 25 नंबर से ही तो पूछते हैं। अच्छा, डेली पढ़ते थे जीएस, ये करंट अफेयर्स, या कभी सप्ताह में, ऐसा कुछ क्या रूटीन था? डेली तो वही न्यूज़ वाला तो डेली रहता था, और एक वही उसको पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए उसको क्वेश्चंस हम लास्ट के वही संडे को देख लेते थे। उसे 10 क्वेश्चन करने में कितने मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगते थे हमको, उतना हम कर लेते थे। अच्छा, क्या था प्रोसीजर? हमारा भी वही था, जो दृष्टि आईएएस का जो जो साइट है उसमें वो लोग क्वेश्चंस देते हैं और खुद ही उसके मॉडल आंसर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो 18, 19, 20 के पेपर हैं जो सीएससी के ही हैं, जीएस के पेपर, उन्होंने उनकी मॉडल आंसर बना के मतलब अपलोड कर रखी है। खाली दृष्टि आईएएस नहीं, बाकी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन उठा के आप उसको लिख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो मतलब आप पहले अपने जीएस के पेपर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ इन्हीं सबसे रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है, तो आप उनको मॉडल आंसर रख लीजिए। हमने ये ज्योग्राफी के लिए किया था और हिस्ट्री के लिए भी किया था, तो उस पर ये ज्योग्राफी में हमको काफ़ी काम आया। अच्छा। हाँ, ये मॉडल आंसर जो है, क्योंकि अब घुमा फिरा के वो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड से पूछते हैं। और करंट अफेयर्स में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप पहले देखिए कि 20 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं, तो कितने क्वेश्चन आप करंट अफेयर छोड़ के भी आप कर सकते थे। तो आपको मिलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप करंट अफेयर छोड़ के भी कर सकते थे। तो ये तो नहीं कि आप करंट अफेयर्स के चक्कर में फालतू में पागल हो जा रहे हैं। तो उस चीज़ को पहले समझिए। अगर आपका स्टैटिक पार्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार है और आप उसको लिख सकते हैं, तो हमको लगता है तब जाके करंट अफेयर्स का कुछ आपको उसमें दिमाग लगाना है। अगर आपका स्टैटिक पार्ट ही तैयार नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं तैयार हैं, तो हमको नहीं लगता फिर कि करंट अफेयर्स पढ़ के भी आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर में। तो हमको लगा पहले स्टैटिक पार्ट, फिर उसके साथ आप जैसे इन्होंने बोला कि न्यूज़, तो उसमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि हाँ देश में ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिर उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको डिटेल में देख लीजिए कहीं से। तो यही चीज़ है, हमने भी इतना किया था। न्यूज़पेपर रीडिंग करते थे? न्यूज़पेपर रीडिंग तो हमने नहीं की थी। नहीं किया? नहीं। आपने भी नहीं, हमने कभी नहीं किया। न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं किया? नहीं। अच्छा, मतलब वो बुलेटिन से और बाकी जो दृष्टि की साइट से वहाँ से मैनेज करते थे। अच्छा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का पार्ट और जीएस और हिस्ट्री का ये सब कैसे होता था, और इंग्लिश साथ में? जो हिस्ट्री का पार्ट था इसीलिए सर ने जो नोट्स दे रखे थे, जो सर ने यानी कि आईएसएस हाँ जो कोचिंग जो अच्छा, आते हैं इस पर भी बात आते हैं, करेंगे हाँ, अभी। तो उन्होंने जो मॉडर्न इंडिया के नोट्स दे रखे थे, तो
उसने हमको हेल्प किया था। लेकिन फिर भी हमने उसके बाहर भी जो हमको वही दृष्टि के साइड से जो हमको इम्पोर्टेंट लगी चीज़ें हमने उनको फिर से पढ़ी थी। वो मॉडर्न में भी पढ़ी थी, एंशिएंट में भी पढ़ी थी। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए हम वही जो इन्होंने बोला कि हफ्ते के आखिर में आता था ना जो क्वेश्चंस, तो हम उसी पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि उसी से हमको इकोनॉमी के करंट अफेयर्स भी मिल जाते थे। तो इकोनॉमी के लिए पहले आपका एक बेसिक तैयार होनी चाहिए कि आप जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के, आप उनको पहले अच्छे से समझें। अगर वो आपको नहीं आता तो चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या चाहे आप मैगजीन पढ़ें, आप उनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक टर्म्स ही नहीं पता। तो पहले वो समझें, उसके बाद फिर हमको लगता है अगर आप जो वीकली जो आता है अगर वो देखते रहें तो हमको लगता है कि इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स आपका उसी के साथ कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया, ज्योग्राफी के लिए आपका शॉर्ट नोट्स, और पॉलिटी के लिए जो आपका लक्ष्मीकांत बुक है उसमें से सिलेक्ट करके, सारे चैप्टर्स नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के सिलेक्ट करके कुछ चैप्टर आप पढ़ लीजिए। तो यही हमारे जीएस की स्ट्रेटजी थी। अच्छा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, इसमें हम ये ऐड करना चाहेंगे, हमको इकोनॉमिक्स पिछले अटेम्प्ट में आती नहीं थी, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता था रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ हमको नहीं पता थी। अच्छा। तो हमको लगा हमको इकोनॉमिक्स में वर्क करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अगर वो आपको करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड पूछा है और आपको इकोनॉमिक्स क्लियर है और आपको करंट अफेयर्स नहीं पता है, तब भी आप उसमें कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक का लिख सकते हैं उसमें। तो हमने इकोनॉमिक्स के लिए बाजीराम आईएएस की एक नोट्स आती है, 2-250 पेज की होती है। तो जब पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो हमने उसी को सबसे पहले उसी को पढ़ा था, क्योंकि जीएस में अच्छा। हमारे मार्क्स बाजीराम के नोट्स पढ़ रहे थे? हाँ, अच्छा। इकोनॉमिक्स के लिए हमने खाली उसको economics? खाली इकोनॉमिक्स के लिए, और लेकिन अच्छा। उससे हमको इकोनॉमिक्स ही नहीं, हमको उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इकोनॉमिक्स के साथ-साथ हमको उसमें ज्योग्राफी की काफ़ी चीज़ें मिली। तो अच्छा। सब, और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आईएएस वहीं से उसी के नोट से पूछता है। तो लेकिन वो काफ़ी लंबी चीज़ है, तो उसके करने के लिए टाइम चाहिए आपको, तो उसको हमको करने में लगभग 1 मंथ लगे थे। लेकिन उससे हमको अच्छा। जीएस के बेसिक्स पता चल गए थे हर चीज़ के। आप हिस्ट्री छोड़ के बाकी सब चीज़ के थोड़े-थोड़े पॉइंट वहाँ ऐड थे, रिलेटेड थे। और पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ना है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब, अटॉर्नी जनरल, ये सब आपको पढ़ने अच्छा, हैं। आर्टिकल्स याद थे इस पर? हाँ, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं आते, जितने हमारे सर ने बताए थे हमको, उतने हमको याद थे। कोचिंग वाले सर ने? हुँ। अच्छा, कोचिंग की बात कर ही लेते हैं, कोचिंग पर चर्चा हो रही है। थोड़ा इससे पहले हम बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद, क्योंकि आप जौनपुर के हैं, आप उड़ीसा से हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है आपका बीएचयू से, फिर लखनऊ का सफ़र जो तय होता है वो कहाँ से प्लान बनता है कि लखनऊ आया जाए और इसकी तैयारी की जाए, इसको थोड़ा सा बताइए। शुरू में हमको लगा कि हम बिना कोचिंग के कर सकते हैं। हाँ। ये लोग तो आ गए थे कोचिंग करने। अच्छा, तो ये लोग आ गए थे? ये लोग पहले आ गए थे। हाँ। तो हमको लगा हम बिना कोचिंग के कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमको मतलब कुछ-कुछ चीज़ें आ नहीं रही थी। फर्स्ट पेपर थोड़ा हमारा उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा वीक था। तो कुछ-कुछ चीज़ें उसमें हमको फँस रही थी। उसके बाद अकेले तैयारी नहीं होती जब तक आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, या आपके साथ 2-3 लोग रहने चाहिए तैयारी करने के लिए। ये हाँ, बात है। अब कोचिंग मस्ट नहीं है, आपके डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। अब आपको सीखना है तो आप आ सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत आपको कॉम्पिटिशन मिल जाएगा, हर लाइन मिल जाएगा, आपको कैसे करना है, और गाइडेंस उसकी तो कोई सीमा नहीं है, कितनी अच्छी गाइडेंस मिलती है। अच्छा, तो यहाँ लखनऊ का सफ़र कैसा रहा? मतलब कि क्यों तय किया है? अच्छा, दोस्त के लिए तय किया कि वो लोग गए हैं तो हम भी जाएँगे नहीं, बाद नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं था, नोट्स तो हमको मिल जाते थे। हाँ, अच्छा। लेकिन फिर हमने सोचा हम चलते हैं, तो हम आए थे जब फर्स्ट पेपर के लास्ट चल रहे थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी चल रही अच्छा, थी। ये लोग कोचिंग ज्वाइन कर चुके थे? हाँ, हम दिसंबर में आए थे, हम बहुत लेट दिसंबर में आए। आए थे, हम काफ़ी लेट आए। काफ़ी लेट समझाया क्यों नहीं कि चलो हमारे साथ? और समझाने के बाद दिसंबर में आए थे, वरना तो आने वाले ही नहीं थे पहले साल में। तो अच्छा, यहाँ दिसंबर में आए तो कोचिंग का आधा कोर्स समाप्त हो चुका था, लगभग जो है चीज़ें, फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के। हाँ, तो फिर मतलब अच्छा, साहब ने कहा कि आप आ जाइए यहाँ कोचिंग लेंगे, फिर क्या मतलब जद्दोजहद चली मन में कि डायरेक्ट भाई दोस्त ने बुलाया और हमको जाना है, ऐसा कुछ था? दोस्त ने बुलाया और घर वाले भी बोल रहे थे जाओ, यहाँ क्या पड़ेगा। अच्छा, घर निकल गए थे? हाँ, घर पे थे, जौनपुर? जौनपुर ही थे। तो उतनी मतलब तैयारी होती थी, लेकिन घर पे रहेंगे तो आपको बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे काम रहते थे, तो उतनी अच्छे से हो नहीं पाती थी। तो फिर यहाँ आए तो जो हमारे कोर्स छूटे हुए थे वो तो मतलब धीरे-धीरे हो गए किसी तरीके से, इन लोगों से, हेल्प से, सर से, काफ़ी सही था। फिर धीरे-धीरे पेस पकड़ लिया हमने। बताइए साहब कि आप जो है यहाँ
लखनऊ का रास्ता कैसे तय किया और कोचिंग को पता कैसे चला कि हाँ ये है और इस यहाँ करनी चाहिए? जैसे बनारस में ये दोस्त थे, बाकी भी कुछ दोस्त थे जो लोग लखनऊ से ही थे। तो हमको उनसे पता लगा कि एक कोचिंग है लखनऊ में। तो घर पे पढ़ाई हो नहीं रही थी, हो नहीं पाती थी घर पे आप पढ़ाई। उड़ीसा वापस निकल लिए थे? हाँ, वहाँ हम उड़ीसा चले गए थे, तो वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो अब दोस्त लोग कोचिंग ज्वाइन किए, तो हम भी उनको देख के कोचिंग मतलब लखनऊ आ गए। आपसे भी पहले आपके दोस्त आ चुके थे यहाँ? जी अच्छा, आप सेकंड नंबर फिर थर्ड नंबर होते? जी। हाँ। तो फिर वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे, तो उन्हीं से हमको पता लगा कोचिंग है एक। तो अब हमको तब एक ही कोचिंग पता थी, तो फिर हम यहीं पे आ गए, लेकिन लखनऊ पे ही आ गए। हाँ। अच्छा, घर से ये होता है ना कि जब आप घर जाएं और फिर वहाँ से आएं, बाहर रूम पीजी था कि ऐसे रूम लेके रहते थे? नहीं, अब हम तो एक रूम ही लेके रहते थे। अच्छा, जी। दोनों लोग साथ में? नहीं, मतलब पास ही रहते थे, लेकिन इनका अलग रूम था। अलग रूम था। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि बाहर से जब कोई व्यक्ति दूसरे शहर या दूसरे ज़िले में जाता है, किसी भी कारणवश जा सकता है, या तो व्यापार के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा होता है और फैमिली पीछे किस प्रकार से सपोर्ट करती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों जब एक समय हो जाता है, समय सीमा बाहर चली जाती है, तो प्रेशर्स भी बनते हैं और खुद के मन में जो जद्दोजहद चल रही होती है कि होगा या कैसे होगा, कैसे मैनेज किया जाए। तो डेली रूटीन को भी समझाइए क्या चल रहा होता है और उस बैकग्राउंड को थोड़ा बताइए कि माता-पिता को लेकर के कि या फैमिली को लेकर के क्या चीज़ें चल रही थी, उसको थोड़ा-सा बताइए? देखिए, ऐसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे तो मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इन्होंने ही किया है, निखिल ने। दोस्तों? हाँ, दोस्तों ने स्पेशली निखिल ने, ज्योति ने, मतलब काफ़ी सपोर्ट किया, शिवम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है हमारा। तो हमारे दोस्त काफ़ी हमको अच्छे मिले थे। तो एक तो हमारे सबसे बड़े मतलब एक भरोसे वही थे, क्योंकि घर वाले तो दूर हैं, तो वो लोग कुछ भी हो तो इन्हीं लोगों से बात करते थे कि जब बेटा जाके देख लो कुछ। तो हम खाली ये नहीं कि खाली पढ़ाई में, और बाकी जो भी दिक्कतें आती थी हम इन्हीं लोगों से बात करते थे। और पढ़ाई में तो हेल्प करते ही थे, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी हम मतलब स्पेशली निखिल और ज्योति पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट तो उनको भी जाता है, इन दोनों को। तो हमारे लिए यही चीज़ थी कि हमको कोई भी दिक्कत होती थी, हम निखिल के पास पहुँच जाते थे कि भाई ये हो गया, तो अब सॉल्यूशन तो मिल ही जाता था कि ये करना है, वो करना है। और पढ़ाई में भी जैसे कोई भी चीज़ अगर हम ना पढ़ते हों, तो ये बहुत ख़राब तरीके से बोलते थे कि यार तुम्हारी अभी इसमें इतनी मार्क लाने की तुम्हारी औकात है, तो वो काफ़ी सही रहता था। टोट मार देते थे कि ये जो तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, तो अंदर से गर्मी आती थी कि अरे कैसे नहीं कर सकते? पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं कि कह रहे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़े, ऐसा नहीं, कभी कभी इन्होंने नहीं किया। जो गलती होती थी बिल्कुल सामने बोलते थे कि तुम्हें ये दिक्कत है और ये तुम्हारा मार्क वहाँ कम करेगा। तो हमने सैम्पलिंग के जो क्वेश्चंस किए थे, हमने इन्हीं के कहने पे किए थे। टाइम सीरीज के क्वेश्चंस हमसे इन्हीं के कहने पे किए थे। ऑफिशियल हमने अच्छे से पढ़ा था, इन्हीं के कहने पे पढ़ा था। इन्फ्रेंस भी इन्हीं के कहने पे हमने पढ़ा था। एनए में तो ये हेल्प करते ही थे, और वाइटल के लिए तो हम इनको परेशान कर चुके थे 10-12 बार, मतलब लिटरली परेशान कर चुके थे कि यार ये बताओ वो बताओ, लेकिन कभी इन्होंने किसी चीज़ में मना नहीं किया कि कैसा। और कभी आज भी जब एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद भी इन्होंने हमारे सारे नोट्स देखे कि ये है नोट्स में, यहाँ पे ये कमी है। और जो हम आंसर राइटिंग करते भी थे, जैसे हम तो अकेले रहते थे तो वो इवेलुएट नहीं हो पाते थे, तो उसके बाद भी इन्होंने उसको देखा, बोला कि इसको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस क्वेश्चंस को अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको और हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे। तो हमको लगता है हमको जो हमारे दोस्त मिले थे और जो सही में चाहते थे कि हम कुछ सही करें, तो उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इसमें। कन्हैया और सुदामा वाला जो है रोल यहाँ पर निखिल भैया की संरक्षक में आप रहकर, शरण में रहकर ने आपने जो है इतना यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं भैया है, हम छोटे हैं। अनुज कह सकते हैं आप उनको। आप बताइए कि आपका कैसा सफ़र रहा हो, परिवार का किस प्रकार से माहौल रहता है और यहाँ पर क्या चलता था? पहले तो आपको किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके फैमिली की सपोर्ट रहनी चाहिए। वो तो बहुत मस्ट चीज़ है। वो आपका उन पे मतलब उनका आप पे ट्रस्ट रहना चाहिए कि हाँ हमारा बेटा कर लेगा, और आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे उनका ट्रस्ट टूटे। आप मेहनत करिए, आपका नहीं होगा। वो एक शब्द नहीं बोलने वाले हैं, आपको मोटिवेट करेंगे कि करो। हमको तो ज़बरदस्ती भेजा गया था कि चाहो तुम करो। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ आपके दोस्त होने चाहिए अच्छे। 3-4 दोस्त तो आपको अच्छे होने चाहिए। बिना दोस्तों के कुछ होने वाला नहीं है। आप 4 लोग रहेंगे, हमको जो चीज़ नहीं आती थी इनके पास
भेजते थे, इनको जो चीज़ नहीं आती थी हमारे पास भेजते थे। तो फिर ऐसे प्रिपरेशन करने पे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब जैसे जो दो चार चीज़ें हमको इन्फ्लुएंस में नहीं आती थी तो इनसे हम पूछते थे, तो ये काफ़ी अच्छे से समझा देते थे। और जैसे दो हमारे कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो ये क्वेश्चन बता देते कि हाँ यहाँ यहाँ से करना है, ऐसे ऐसे करना है। बाकी ताना मारने वाला काम तो ये हमसे ज़्यादा करते थे। अच्छा। हम तो सिंपल वर्ड में बोल देते थे कि माहिर आदमी ये हैं। हम तो सिंपल वर्ड में बोल देते थे कि देख लेना। इनका जैसे कुछ अलग मतलब कुछ रहता उदाहरण हो था। जाए, एक हो जाए कि मतलब जैसे इन्होंने कहा कि वो वाली, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? कुछ एक दो अगर याद हो आपको, जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो क्या कहेंगे, या बहुत कम नंबर मार्क्स मिले हो इस टॉपिक में, तो किस प्रकार से ताना मारते थे? वो ताना हम आप इसलिए नहीं बता आप सकते। इसलिए नहीं बता सकते, हम समझ सकते हैं कि किस स्तर का होगा वो। अच्छा। अच्छा, ये चीज़ें हो जाती हैं और फिर चीज़ें, अच्छा डेली रूटीन क्या रहता था रूम का? सुबह उठना, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, आप खाना वहीं बनता था कि बाहर आप खाना नहीं मंगाते थे? नहीं, खाना खुद ही बनाते थे हम तब लोग। तो थोड़ा सा वो रहता है, तो हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा बताइए कि कैसे डेली रूटीन कैसे मैनेज होता था? पहले तो सुबह उठते थे जैसे भी था। उठने के साथ साथ मतलब अपना सब फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। अ, अच्छा, फ्रेश होने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाना, हाँ, चाय नाश्ता कुछ नहीं? नाश्ता तो मिलता है ना, अपने से बनाना पड़ता है ना। अच्छा। तो हम लोग वही पढ़ने बैठ जाते थे। हम्म। 3-4 घंटे पढ़े हम 2 लोग, मतलब रूम पे रहते थे, हम्म। हमारे साथ वो थे। तो हम दोनों लोग पढ़ते थे 4-5 घंटे साथ-साथ में पढ़ते थे। सुबह कितने बजे उठना है? आप 9 बजे उठिए, 10 बजे उठिए। नहीं, कितने बजे उठते थे? हम 10 बजे के आस-पास उठते थे, 9-10 बजे के आस-पास। उसके बाद नाश्ता मिलता था कि बनाना पड़ता नहीं, था? नहीं, कुछ बनाना भी नहीं, कुछ बनाते ही नहीं थे। बनाते नहीं थे, हाँ। उसके बाद 4-5 घंटे पढ़ना है? 4 घंटे आप पढ़िए, 1 बजे 1 डेढ़ बजे तो तक पढ़िए। नाश्ता क्या शाम को करते थे? नहीं, नहीं, आप 2 बजे आप हम 1:30 बजे हम लोग उठ जाते थे। हम्म। दाल-चावल जो भी बनाना, रोटी सब्ज़ी जो भी आपको बनाना है, 1 डेढ़ घंटे लगेंगे आपको। आप बनाइए, फिर उसको खा के फिर आधा 1 घंटे सोते थे, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे। 2-3 घंटे पढ़े, फिर 1-2 घंटे इधर-उधर घूमे, फिर 1-2 घंटे रात में पढ़े, 2-3 घंटे, फिर वही 1-2 बजे के पास आस-पास सो जाते थे। लोग जानना चाहते हैं कि ये रैंकर्स जो है, मोटा मोटा साधारण सा क्वेश्चन है कि रैंकर्स जो आए हैं ये मतलब दिन में एस्टिमेटेड अगर टाइम निकाला जाए तो एवरेज कितना, मतलब इतना पढ़ना ही पढ़ना था? 7 से 8 घंटे तो हम लोगों के मस्ट होते थे कि इतना इतना पढ़ना है। और जब कभी एग्ज़ाम आ जाता तो 8 से 10 घंटे हो जाते थे, तो अच्छा। एग्ज़ाम के टाइम बढ़ जाते थे। प्रॉपर नींद का वो सिस्टम रहता कि नींद पूरी लेनी है, कभी ये नहीं करना, ओवरनाइट नहीं करना, इस प्रकार की चीज़ें थी कुछ? हाँ, देखिए ये होता था कि मतलब जो आपकी जो स्लीप साइकिल होती है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी हमारी। लेकिन हम सोते बहुत थे कि मतलब दिन में 10 घंटे सोने हैं तो 10-11 घंटे सोते ही थे। उस 10-11 घंटे हाँ, सोना है? सोते ही थे। हम एग्ज़ाम के टाइम भी सोते थे। जब आईएएस एग्ज़ाम था, ये कैमरा लगा है इसलिए बोल रहे हैं या नहीं, फिर? ऐसा नहीं। और हम 10 घंटे, मतलब एग्ज़ाम का आखिरी महीना था तब भी हम 10-11 घंटे सोते ही थे। बाकी चीज़ों में से फ़ोन चलाना है तो उससे हम टाइम निकालते थे कि अच्छा, बाकी चीज़ें रिड्यूस, हाँ, और जो बाकी हाँ, सोना है उसको हाँ, प्रॉपर? सोना हम हमको नहीं लगता कभी भी हमने 10 घंटे से कम सोया होगा। सोते हम बहुत थे, लेकिन वो टाइम उसका बिगड़ जाता था। जैसे कभी रात में नींद नहीं आती तो कभी मतलब परेशानी के चक्कर में नींद नहीं आती थी, तो 4-5 बजे सो रहे हैं, तो 4-5 बजे आप सोएँगे तो ऑब्वियसली 12-1 बजे उठेंगे। लेकिन हम 1 बजे उठेंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम वही जो इन्होंने बोला, 1 बजे उठा तो हम फिर तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। ये 2 बजे उठे हम तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। अब 9 बजे उठे तब भी हम तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। तो हमने जब देखा कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हमको लगा कि सुबह तो हम 12 बजे सोने पे भी 10 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे सोने पे भी हम 2 बजे उठ रहे हैं। तो फिर हमने वही किया कि जब जितना टाइम हम जग रहे हैं उस चीज़ को हम सही से लगाएं। तो हम जिस टाइम हम जगते थे हम उस टाइम पढ़ लेते थे, फ़ोन से थोड़ा टाइम निकाला। और सोना तो एक तरीके से ज़रूरी है ही आपके लिए, क्योंकि क्योंकि बाद में उसका असर दिखता ही है पेपर में। अगर आप सही से नींद ना ले तो दिक्कत करती है बाद में। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि साथ में रहते हैं तो ग्रुप स्टडी का क्या रोल रह जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम अकेले पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्रुप स्टडी बहुत प्रेफर करते हैं, तो इसमें आप लोग को क्या कहना है कि ग्रुप स्टडी इफ़ेक्ट करती है लोगों को, या फिर क्या, या सिंगल जो लोग पर्टिकुलर रह के करते हैं उसको, आपके अनुसार क्या होना है? हम लोगों का था कि हम लोग पढ़ते अपने से थे। हम्म। मतलब अपना अलग-अलग पढ़ते, सबका अपना-अपना तरीका होता है। कुछ लोग ग्रुप में पढ़ लेते हैं, हम लोग ग्रुप में पढ़ते नहीं थे, बातें ज़्यादा करते थे। तो अच्छा। ग्रुप हम लोग पढ़ते नहीं थे। 3-4 लोगों का ग्रुप था, 3 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग उतना पढ़ते नहीं थे ग्रुप में। तो हम लोग अलग-अलग पढ़ते थे, लेकिन जैसे किसी का क्वेश्चन पता है, तो हम लोग एक पीडीएफ बनाते थे। जब 20-25 क्वेश्चन हो जाते थे, तो उनके पास सेंड कर दिया जाता था। इनको जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से वो तीनों लोग मिल के हो जाते थे 20, जितने 20 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन छूटते थे, तो वो हमारे सीनियर्स हैं,
उनसे हो जाते थे। अच्छा। सीनियर्स भी काफ़ी हेल्प किए हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है? यही मतलब हमारा ग्रुप स्टडी को लेके यही है कि पहले आप तो वही सोचिए कि कौन आपका भला चाहता है और कौन मतलब जेन्युइनली आपकी हेल्प करेगा। और वरना कुछ लोग होते हैं आपको मतलब वो हाँ टाइम ही खराब करें, बता देंगे कि हाँ आप भटकते टाइम ही रहेंगे। खराब करेंगे। तो अगर आप ऐसे ग्रुप के साथ हैं तो फिर ग्रुप स्टडी आपके लिए सही है। अगर ऐसे नहीं है तो आप अकेले ही प्रिपरेशन करें। और इन्होंने जैसे बोला कि कुछ क्वेश्चन निकले तो 20-25 क्वेश्चन का आपको जिसके साथ आपका बातचीत चलता हो, जिस पे ट्रस्ट हो, आप उसको भेज दीजिए, वो सोल्व करके भेज दीजिए। तैयारी के दौरान आपके पास ऐसे मित्र होने चाहिए जो आपके भावनाओं को समझ सकें बिल्कुल। और आपके हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार हो। वो बहुत ऐसे ज़रूरी है। दोस्त रहना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, क्या था प्लान बी अगर मान लीजिए इधर चल रहा होता है, अगर और भी चीज़ें अगर क्या सोच रहे थे? इसके अलावा भी इधर चल रहा था दिमाग में कि नहीं करेंगे चाहे इसके बाद एक और देना ही क्यों ना पड़ जाए? तो क्या चल रहा था दिमाग में कि यही था कि कुछ और भी था कि हाँ, कुछ करेंगे? नहीं, लास्ट मंजिल तो आईएसएस ही थी। हाँ, बाकी तो दिमाग में चल ही रहे थे। क्या? जैसे आरबीआई हो गया, आप हाँ, आरबीआई की एग्ज़ाम देते रहिए। अभी एसएसबी आया है, अभी आप उसको देते रहिए। स्टेट के काफ़ी स्टेट के होते हैं, वहाँ देते रहिए अगर आपको हुँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नहीं तो प्राइवेट आपको स्टेट में आप स्टेट में कुछ जानते होंगे, आपको प्राइवेट हुँ, जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये बात तो है। लेकिन अपना मन यही था कि कहीं भी हम एग्ज़ाम देते थे, हमको करना था कि आईएसएस ही करना है। और हम कोई भी एग्ज़ाम अगर निकाल लेते, हम वहाँ टिकते नहीं कुछ दिन ज़्यादा। हमको अच्छा, पहले था कि आईएसएस ही करना है। वो शुरू से दिमाग में बना हुआ, भले ही हम पढ़ते नहीं थे शुरू में। हुँ, मतलब इसके लिए नहीं पढ़ते थे आईएसएस के लिए कि हाँ, हमको आईएसएस के लिए ही करना है। हम आईएसएस के लिए प्रिपरेशन यहाँ आने के बाद से ही शुरू किए हैं सीरियसली। अच्छा। नहीं तो ऐसे था कि अरे हो जाएगा, पढ़ लेंगे। हाँ। अच्छा एक वर्ड कहा आपने कि टिकते नहीं हम। क्या क्यों नहीं टिकते भाई? ऐसा क्या मतलब बना के रखा हुआ किसी कि हम लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? क्यों आपने ऐसा वर्ड कहा? आईएसएस एक मोहब्बत थी। ये जब तक मतलब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे सेटिस्फेक्शन नहीं। एक हाँ। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो अगर आप वही चीज़ कर लेते हैं तो फिर मतलब वो आपको खुश रखती है वो क्या चीज़। प्लान था आपका वैसे भी? हमारा भी वही था कि आरबीआई तो देते रहते थे जो निकला नहीं कभी भी। फिर डीएसएसबी था और जो स्टेट के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वही दिया था। गेट भी दिया था, वो भी नहीं निकला। इतने साधारण मुख से कह रहे हैं आप। इतने ही साधारण व्यक्ति हैं आप। तो यही रहता था कि जो स्टेट के एग्जाम है, गेट और आपका आरबीआई, और यही सब मेकअप के लिए सोचा था। एक प्लान भी तो रहना मतलब बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके एग्जाम पे भी प्रेशर थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी कम होता है। वरना आप फालतू में ही परेशान रहते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को भी और आपकी एग्जाम को भी अफेक्ट करता है। अच्छा ये इस प्रकार तो नहीं था कि कुछ बीएड कर लें या फिर बीटीसी इस प्रकार से बैकग्राउंड में कुछ कोर्स ऐसा चल रहा था क्या कुछ? नहीं, प्लान बी तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हुँ। आपको जो भी आप करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। हमारा भी प्लान बी था कि करेंगे। अगर हाँ। 1-2 साल में नहीं निकला तो हम उसको साथ-साथ करते रहेंगे, इसको भी करते रहेंगे। हुँ, प्लान बी आपका क्या करता है, वो प्रेशर कम कर देता है। आईएसएस एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हुँ। आपको 3 दिन बैठना, कहीं भी आपको बैठा दें, हम 3 घंटे आप हुँ, नहीं बैठ जाएँगे, खाली बैठा दें आपको, बैठे रहिए, ये बात 3 तो है। दिन आप नहीं बैठ पाएँगे। तो प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको दूसरी तरफ से रहे बैकिंग कि हाँ, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ कुछ होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आईएसएस एग्ज़ाम के लिए, प्रेशर कम रहना चाहिए आपको। अच्छा, अंतिम रुझान की ओर बढ़ते हैं कि अगर कुछ संदेश देना हो, जो एस्पिरेंट जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आस लगाए हुए हैं कि कुछ सफल होंगे, तो अगर स्पष्ट शब्दों में कहना हो, एक लाइन में उनको संदेश देना हो, क्या कहना चाहेंगे आप? एक लाइन में ये है कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप हुँ, हार्ड वर्क करेंगे, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस अच्छा। और हमको लगता है अगर हमको मिल गई तो सबको मिल जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि आपको मिल गई नहीं तो तो हाँ, सबका हो सबको मिल जाएगा। हाँ। जाएगी। हाँ, जी साहब। देखिए हमारा भी वही है कि अगर मतलब हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको करनी ही करनी है, आपको खुद से हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। आप किसी और के भरोसे रहेंगे, आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। चाहे आप कितने किसी कोचिंग में लुटा दें, आप कितना कुछ कर लें, जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं ढूंढेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से उनका आंसर नहीं ढूंढेंगे, आपको ये समझना है कि भले ही आपके लिए 4 दोस्त बैठे हों, लेकिन आपके लिए पहले आप हैं। और आपको हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल, इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में, वो रिज़ल्ट जैसे वो मिलेगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होते तो वो फिर हमको नहीं लगता कि इसमें होना मतलब फिर हमको लगता है दिक्कत वाली बात हो जाती है। जैसे कोचिंग से कितना मदद मिला आपको?
कि मेंटली या फिर जो भी आपने चीज़ें कर रहे थे, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा बताइए कि आप अलग-अलग एक्सपीरियंस क्या रहा? कोचिंग से देखिए हमको जैसे आपने बोला कि मेंटली, तो वही हमको जैसे पिछली बार एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो हमको लग रहा था कि पिछली बार हो जाएगा, हम दोनों को ही लग रहा था कि पिछली बार हो जाएगा। तो ऐसे कुछ, लेकिन जब नहीं हुआ तो आपको फिर थोड़ा ख़राब लगता है। तो ऐसे मौके होते हैं जब आपको जब आप किसी से बात कर सकें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे कोचिंग हो या फिर दोस्त हों तो फिर वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो कोचिंग से हमको एक ये हेल्प मिली कि वो कुछ भी होता हम सर को जाके बता देते थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनसे बोल पाते थे। मतलब यही एक तरीके से जो कोचिंग का सबसे बड़ा रोल था हमारे में, तो ये सबसे बड़ा रोल था। बाकायदा हैंडल कर लेते थे, हर बक सिचुएशन को हर बता देते कि इस जी, प्रकार जी, से जी, करना है या हाँ, इस प्रकार से नहीं जी, करना है। आपका कुछ एक्सपीरियंस अलग? हमारा तो यही था कि हमारे जो चीज़ें वीक थी, हुँ, यहाँ आने के बाद हमको कंपटीशन मिला, तो कंपटीशन की वजह से आपको खुद पढ़ने का मन करने लगता है। तो हुँ, कुछ हमको चीज़ें सिखाई गई सर के द्वारा, कुछ हमने सीखी अपने से, और फिर धीरे-धीरे करते-करते चीज़ें होने लगी सही। और फिर वही है कि जो मतलब मेंटली हैंडल सर करते हैं, वो हुँ, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कभी भी हुँ, पहुँच जाइए उनके पास, और हुँ। बैठे रहेंगे, हर आप उनको सिचुएशन के हाँ, लिए उनके तैयार हैं वो। तैयार है, आप उनके पास बैठे रहिए, आपको हुँ, आपको संतुष्टि मिल जाएगा, आप आधे घंटे 20 मिनट बाद वहाँ से निकलेंगे, आपको लग जाएगा कि हाँ, हमसे हो जाएगा ये चीज़। तो हाँ। वो बिलीफ में आप में होना बहुत ज़रूरी है। जोश भरने के लिए हाँ, वो जो एकदम तत्पर रहते हैं, और जो टीचर का रोल ही इसलिए होता है कि वो आपके हुँ, अंदर जो है, जो भी हो चीज़ें आपको, वो आपके साफ रास्ते को बना सके। तो यहीं पे विराम करा किया जाए इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे साथ निखिल साहब और प्रतीक साहब, इनसे हमने बात कर ली है। अगर आपके मन में भी कुछ इससे रिलेटेड कोई चीज़ें रह गई हैं, आपके मन में प्रश्न है, तो आप बाकायदा बेशक आप टाइप कर सकते हैं। समय मिलने पर आपको इसका बढ़िया सा जवाब दे दिया जाएगा। तो बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत-बहुत हमारे चैनल पर आए थैंक और एकदम खुल के, है ना? एकदम बतियाए आप हमसे, और हर चीज़ पर एकदम बढ़िया से थैंक यू, बात थैंक की यू। आपने, अच्छे स्ट्रैटेजी बताई। हम कोशिश करेंगे कि आपसे और भी भविष्य में बात होती रहे और चर्चा करते रहें। नमस्ते।